नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों सीरीज चल रही है ऑफिसर्स ऑन ट्रैक। यहां पर हम आपके साथ में मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज चीजें लेकर के चल रहे हैं। मॉड्यूल 20 समय चल रहा है, यूनिट नंबर 13 आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। रिस्क रेगुलेशंस यूनिट नंबर 13 है जो हम यहां पर आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर हम कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क नाम का टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क, कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। कैपिटल चार्ज का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आखिर क्या कैपिटल अपने पास मेंटेन करी जाए, जिसे हम रेगुलेटरी कैपिटल कहते हैं, जिसके आधार पर रेशियोज मेंटेन किए जाते हैं। जो CRAR है, CR रेशियो जो है वो इसी के आधार पर मेंटेन किए जाते हैं। तो अगेन कैपिटल चार्ज यानी कि जो लोन वगैरह आपने दे रखा है ना, उसका कितना परसेंट आप अपने पास एज अ रेगुलेटरी कैपिटल रखोगे, यानी कि बफर के रूप में रखोगे, जिससे अगर कोई लॉस होता है तो आप कुछ समय तक क्या कर सको, सरवाइव कर सको। तो समझिएगा, यहां पर हम चीजों को लेकर के चलेंगे, अच्छे से आपको क्लियर करते हुए चलेंगे। कहीं पर कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं हमारे बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस QR कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगेन व्हाट इज ऑपरेशनल रिस्क, सबसे पहले तो जानते हैं ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है। नाम से ही विदित है, ऑपरेशनल रिस्क काफी हद तक इंटरनल होता है, लेकिन याद रखिएगा तीन चीजें, पीपल, प्रोसेस और सिस्टम यानी कि प्रणाली। इन चीजों से जो रिस्क अराइज होता है उसे ही हम ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। यानी कि ऑपरेशनल रिस्क इज द प्रोसेस, ठीक है, ऑफ आइडेंटिफाइंग द रिस्क, ठीक है, जो किससे होते हैं, पीपल यानी कि बैंक के लोग, बैंक एम्प्लॉय वगैरह, ठीक है। यहां पर हम फ्रॉड की भी बात करते हैं, जैसे फ्रॉड से रिलेटेड कोई रिस्क है। सिस्टम का फेल्योर अगर है, यहां पर आप जानते हो, जैसे पहले आप बैंकों में जाते थे, आप कई बार सुनते थे आज सर्वर नहीं चल रहा है, काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, सिस्टम प्रॉब्लम्स है। प्रोसेसेस, आपने अपनी प्रक्रियाएं अच्छी नहीं कर रखी हैं, ठीक है। आपने अपने बहुत सारे मॉडल्स जो स्टैटिस्टिकल बना रखे हैं, जिनकी प्रॉपर बैक टेस्टिंग नहीं है, उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं। ये सब चीजें जो हैं, यानी कि ये रिस्क काफी हद तक इंटरनल होता है। अगर बैंक चाहे तो इस रिस्क में काफी हद तक चीजें बदली जा सकती हैं, याद रखिएगा। और बेसल भी तीन ही रिस्क को बताता है। एक कैपिटल रिस्क के बारे में डिस्कस करता है, ठीक है, सॉरी कैपिटल रिस्क कह रहा हूं, क्रेडिट रिस्क, ठीक है, मार्केट रिस्क, और तीसरा यही हो गया ऑपरेशनल रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क हो गया, मार्केट रिस्क हो गया, ऑपरेशनल रिस्क हो गया, इन्हीं के बारे में डिस्कस करता है। और याद रखिएगा ऑपरेशनल रिस्क का ही एक पार्ट और भी होता है, स्ट्रेटेजिक रिस्क। स्ट्रेटेजिक यानी कि जो पूरे सिस्टम को चैलेंज करे, ठीक है। और स्ट्रेटेजी के साथ साथ एक और आता है रेपुटेशन रिस्क। हालांकि ये भी ऑपरेशन रिस्क के ही नेचर में आते हैं, लेकिन याद रखिएगा बेसल इनको ऑपरेशन रिस्क में नहीं मानते हैं। है तो ये बेसल का पार्ट, बट बेसल इनको ऑपरेशन रिस्क में नहीं मानेगा। तो एज पर बेसल गाइडलाइंस याद रखिएगा, रिस्क अराइजेस फ्रॉम द पीपल, प्रोसेस और सिस्टम्स नोन एज ऑपरेशनल रिस्क। अब ऑपरेशनल रिस्क के लिए चार्ज कैपिटल कैसे करनी है, उसके बारे में अच्छे से यहां पर जानिएगा और समझिएगा डिटेल्ड में, ठीक है। तो कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क का मतलब क्या है, बैंक मस्ट एलोकेट कैपिटल, यानी कि होल्ड अ कैपिटल बफर टू कवर पोटेंशियल ऑपरेशनल लॉसेस। यानी कि पीपल के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा, सिस्टम के द्वारा अगर कोई भी रिस्क यहां पर अराइज होता है, कोई लॉस अराइज होती है, तो उसकी वजह से हमारे पास कैपिटल का बफर है, इस बफर से हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, तो यही कैपिटल चार्ज का मतलब होता है। और इसी को हम रेगुलेटरी कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, रेगुलेटरी कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। बहुत अच्छे से ये बातें दिमाग में रखिएगा, ठीक है। देन आगे समझते हैं यहां पर, जैसे कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क। अब कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क की जो हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो याद रखिएगा बेसिकली तीन अप्रोच होती हैं, जिन अप्रोचेस के माध्यम से हम इस रिस्क को कवर करते हैं। एक है बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, शॉर्ट में इसे BIA कहा जाता है। स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच होती है, SA कहा जाता है, या SMM भी कहा जाता है, स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट अप्रोच बोलते हैं, SMA कहा जाता है। देन एडवांस्ड मेजरमेंट अप्रोच, जिसे AMA। तो ये हो गया एक तरीके से SA या SMA भी कहा जाता है, बताया मैंने आपको, ठीक है। ये हो गया BIA, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच हो गया, और ये हो गया AMA, एडवांस्ड मैनेजमेंट अप्रोच। इन तीन अप्रोचेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इन्हीं के माध्यम से कैसे अपने पास कैपिटल चार्ज को रखा जाएगा, ये समझते हैं, जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो बेसिक इंडिकेटर अप्रोच जो होता है ना दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल मेथड माना जाता है, बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है। इससे सिंपलेस्ट मेथड और कोई भी नहीं है यहां पर। इसमें कैपिटल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज एनुअल ग्रॉस इनकम, प्रत्येक वर्ष की जो औसत सकल आय है, औसत सकल आय, ठीक है, कब की? लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 वर्षों में जो भी औसत सकल आय हमें हुई है उसका 15%। औसत का मतलब क्या हुआ? 1 ईयर, ठीक है, प्लस सेकेंड, मतलब अगेन ऐसे समझ लीजिएगा, फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड अपॉन 3, इस तरीके से ये औसत निकल करके आएगा। एवरेज ऐसे ही निकल करके आएगा, यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। ये जो भी निकल करके आएगा एवरेज, इसका 15% हम अपने पास बैकअप में रख लेंगे। यही कहा जाएगा कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क अंडर बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, BIA। अभी आगे न्यूमेरिकल के माध्यम से भी बात करेंगे। और लेकिन एक बात याद रखिएगा, सिर्फ पॉजिटिव इनकम को लिया जाता है। पॉजिटिव इनकम से हमारा क्या मतलब है, उस बात को समझिएगा। यानी कि मान लीजिएगा फर्स्ट ईयर तो प्रॉफिट है हमारा, फर्स्ट ईयर है प्रॉफिट, पहले साल यहां पर प्रॉफिट होता है 1 लाख रुपए का, दूसरे साल यहां पर क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, ठीक है, कितने का? 50,000 रुपए का, ये लॉस है, लॉस। और तीसरे वर्ष क्या हो जाता है? हमें अगेन प्रॉफिट होता है, ठीक है, 2 लाख रुपए का। कितने का? 2 लाख रुपए का। तो हम जब एवरेज ग्रॉस इनकम निकालेंगे तो याद रखिएगा, लॉस को माइनस माइनस नहीं करना है, लॉस को लेना ही नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि माइनस करके अपॉन 3 करेंगे एवरेज निकालने के लिए, नहीं, इसको इग्नोर कर देंगे। हम सिर्फ यहां पर पिछले लेंगे 3 वर्षों की ही, लेकिन 3 वर्षों में, पिछले 3 वर्षों में एक वर्ष ऐसा रहा है कि जब प्रॉफिट था ही नहीं, यानी कि हमें लॉस हुआ है, इग्नोर कर देंगे। तो दो ही चीजें हमें मिली, 1 लाख मिला प्रॉफिट का इनकम, ठीक है, और 2 लाख रुपए मिला। अपॉन 2 करेंगे, 3 नहीं करेंगे अब यहां पर, याद रखिएगा, क्योंकि 2 वर्ष की पॉजिटिव इनकम हम ले रहे हैं, निगेटिव इनकम लेनी ही नहीं है। तो 2 और ये 3 लाख हो जाएगा, अपॉन 2 कर देंगे तो 1,50,000 हो जाएगा यहां पर आपका क्या? ग्रॉस इनकम, ध्यान रखिएगा। और इसका 15%, ठीक है, तो ये इसका 15% हो जाएगा 22,500। ये हो गया कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क। क्या हो गया? कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क, याद रखिएगा, कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क। इतना हम कैपिटल बफर अपने पास मेंटेन करेंगे, दैट्स इट। ध्यान रखिएगा, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो वही बात यहां पर लिखी थी, सिर्फ पॉजिटिव इनकम को लेंगे, नेगेटिव इनकम को नहीं लेंगे, ना सब्सट्रैक्ट करके अपॉन 3 करना है, ध्यान रखिएगा। दूसरी अप्रोच यहां पर होती है जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। कौन सी अप्रोच है? स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच में क्या होता है? स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच में बैंक के जितने भी तरीके के क्रियाकलाप हैं उन सबको हम बिजनेस लाइंस में डिवाइड कर लेते हैं। और टोटल बिजनेस लाइंस कितनी है ये कंफर्म्ड है, ये हमने बनाई हुई नहीं है, 8 बिजनेस लाइंस हैं। इसके पहले के सेशन में आप देखोगे तो मैंने उन 8 बिजनेस लाइंस को अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि बिजनेस लाइंस क्या होती हैं, सब ग्रुप्स क्या होते हैं, और कौन कौन सी एक्टिविटीज किस बिजनेस लाइंस में आती हैं। वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक नंबर के लिए भी, क्योंकि कई बार उन बिजनेस लाइंस में जो एक्टिविटीज आती हैं उन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये एक्टिविटीज बताइए किस बिजनेस लाइंस में आती हैं, तो वो आपको आइडेंटिफाई करनी होती हैं। तो सेम एज 8 बिजनेस लाइंस में एक्टिविटीज को हमें क्या करना है? डिफाइन करना है। तो कैपिटल चार्ज कैसे निकालेंगे? यहां पर सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ जीआई ग्रॉस इनकम इनटू बीटा फैक्टर एवरेज बिजनेस अक्रॉस बिजनेस लाइन। अब किस बिजनेस लाइन का क्या बीटा फैक्टर है, बस ये हमें पता होना चाहिए। उस बीटा फैक्टर के अकॉर्डिंग हम ग्रॉस इनकम को निकाल लेते हैं। एक बैंक जिन जिन एक्टिविटीज में काम कर रहा है उनका बीटा फैक्टर हम यहां पर देखते हैं। अभी बीटा फैक्टर की बात आगे आपसे करेंगे, ठीक है, समझिएगा यहां पर, ठीक है, अभी आगे कर लेंगे बीटा फैक्टर की बात। और तीसरा जो यहां पर अप्रोच होती है उसे हम बोलते हैं एडवांस्ड मेजरमेंट अप्रोच। ये मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मॉडल होता है और ये हर एक बैंक इसको अलग तरीके से मैनेज कर सकता है। यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अप्रूवल की आवश्यकता होती है अगर इसके थ्रू आपको कैपिटल चार्ज निकालना है। तो आरबीआई जब तक अलाउ नहीं करेगा आप इसके माध्यम से कोई कैपिटल चार्ज नहीं निकाल सकते हैं, और ये बैंक के इंटरनल रिस्क मेजरमेंट मॉडल पर डिपेंड करता है। अब देखिएगा यहां पर पहले
बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में हमने आपको बता दिया ग्रॉस इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है, वो समझ लीजिएगा कि ग्रॉस इनकम कैसे निकल करके आती है। अब इनको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, आगे समझिएगा। ग्रॉस इनकम में हम लेते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम, ब्याज से आए, और इंटरेस्ट आप जानते हो बैंक का काम ही इंटरेस्ट अर्न करना, ठीक है, बैंक का काम ही इंटरेस्ट अर्न करना। दूसरा है फी बेस्ड इनकम। फी बेस्ड का मतलब है यहां पर जो फीस मिल रही है, बैंक सारा काम इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहे हैं, फीस भी मिल रही है, जैसे कमीशन चार्ज वगैरह, ठीक है, वो सब चीजें। देन यहां पर बैंक जो ट्रेडिंग कर रहा है, ट्रेडिंग यानी कि जो प्रोपराइटरी ट्रेडिंग है, आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसे जो लगा रहे हो बैंक खुद से, उससे जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो ये तीन एक्टिविटीज हैं जिनसे ग्रॉस इनकम आ रही है आपके पास। एग्जाम्पल, इफ अ बैंक हैड ग्रॉस इनकम ऑफ 100 करोड़, 120 करोड़, 80 करोड़, तो ये सिंपल 100 120 अपॉन 3 15 करोड़ आ जाएगा, ठीक है। 100 120 अब प्लस 80, ये ग्रॉस इनकम है, अपॉन 3 कर देंगे क्योंकि तीनों पॉजिटिव इनकम है, 15 करोड़ आ जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर। तो ग्रॉस इनकम नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम, इट मस्ट बिफोर डिडक्टिंग प्रोविजन एंड राइट ऑफ। ग्रॉस इनकम है, नेट इनकम नहीं है ये। तो ग्रॉस इनकम में हमेशा याद रखिएगा प्रोविजन को डिडक्ट करने के पहले वाली इनकम ली जाती है, बिफोर डिडक्टिंग एनी प्रोविजन एंड राइट ऑफ। कोई राइट ऑफ आप डिडक्ट नहीं करोगे, कोई भी प्रोविजनिंग आप डिडक्ट नहीं करोगे, उसके पहले की इनकम है। और अगेन किसी भी प्रकार के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी यहां पर डिडक्ट नहीं किया जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के पहले की इनकम है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स कहां पर मिलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलते हैं। कौन कौन सी इनकम को ग्रॉस इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा? तो एक्सक्लूडेड इनकम कौन कौन सी है समझ लीजिएगा। द फॉलोइंग आइटम्स मस्ट बी एक्सक्लूडेड, इनको ग्रॉस इनकम में शामिल नहीं करते हैं। प्रोविजंस राइट ऑफ फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स, पिछले वर्षों के कुछ रिवर्सल्स हैं, जो प्रोविजन या राइट ऑफ किए गए थे रिवर्सल्स, इनको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये तो रिवर्स आया है ना पैसा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ मूवेबल या इमूवेबल एसेट्स, मूवेबल का मतलब होता है जो एसेट को मूव करा सकते हो, इमूवेबल यानी कि जो अचल संपत्ति होती है, जैसे घर मकान क्या है आपकी अचल संपत्ति है, ऐसे बैंक की भी जो प्रमाइजेस वगैरह हैं वो सब अचल संपत्तियां हैं, ठीक है। तो इनको बेचने से कोई प्रॉफिट हुआ वो नहीं ऐड करेंगे। प्रॉफिट या लॉस हुआ हो हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज से, ट्रेडिंग इनकम तो लेते हैं लेकिन हेल्ड टू मैच्योरिटी यानी कि जब तक मैच्योर ना हो जाए तब तक आपको उनको अपने पास रखना है, ठीक है। तो उससे कोई प्रॉफिट लॉस है तो एक्सक्लूड कर देंगे। लीगल सेटलमेंट गेन्स हैं, अगर कहीं पर बैंक ने कोई लीगल सेटलमेंट किया हो, उस लीगल सेटलमेंट में कोई गेन हुआ हो, लॉस की बात नहीं कर रहा हूं, गेन की बात कर रहा हूं, तो गेन को भी ग्रॉस इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। इरेगुलर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम या एक्सपेंडिचर्स, इसको भी ऐड नहीं किया जाएगा। इरेगुलर या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम या एक्सपेंडिचर्स है तो ये ऐड नहीं होगा, ना डिडक्ट होगा। इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस एक्टिविटीज, बैंक आप जानते हो बैंक एक अंडरराइटर के तौर पर भी और बैंक सारे के सारे बैंक का इंश्योरेंस के तौर पर भी किसका काम कर रहे हैं? इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस की इनकम को भी ग्रॉस इनकम में ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है, कि रिसीव नहीं किया मतलब नहीं लिखा जाएगा। तो ये तो बेसिक इंडिकेटर अप्रोच आपको क्लियर हो गई है। अब मैं यहां पर बीटा फैक्टर की बात कर रहा था अंडर स्टैंडर्ड मेजरमेंट अप्रोच यानी कि SMA या SA। यहां पर ये 8 बिजनेस लाइंस हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया, ट्रेडिंग एंड सेल्स हो गया, रिटेल बैंकिंग हो गया, कॉमर्शियल बैंकिंग हो गया, पेमेंट एंड सेटलमेंट हो गया, एजेंसी सर्विसेज हो गया, एसेट मैनेजमेंट हो गया और रिटेल ब्रोकरेज हो गया। रिटेल ब्रोकरेज, ये 8 बिजनेस लाइंस हैं और हर एक बिजनेस लाइंस का अपना एक बीटा फैक्टर है। ये बीटा फैक्टर आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कॉर्पोरेट फाइनेंस का 18%, ट्रेडिंग एंड सेल्स का 18%, रिटेल बैंकिंग का 12%, कॉमर्शियल बैंकिंग का 15%, पेमेंट और सेटलमेंट का 18%, एजेंसी सर्विसेज का 15%, एसेट मैनेजमेंट का 12% और रिटेल ब्रोकरेज का 12%। ये बीटा फैक्टर है। ये बीटा फैक्टर्स यानी कि पहले से असाइन कर दिया है हमने कि अगर बैंक कॉर्पोरेट फाइनेंस का काम कर रहा है तो 18% अपने पास कैपिटल चार्ज के रूप में रखा जाएगा, ठीक है, 18% कैपिटल चार्ज के रूप में रखा जाएगा। तो यहां पर याद रखिएगा किस बिजनेस लाइन से क्या प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उसके आधार पर हम ग्रॉस इनकम निकालते हैं, फिर जो बीटा फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। बीटा फैक्टर, ठीक है। तो कॉर्पोरेट बिजनेस लाइन से ग्रॉस इनकम यहां पर कितनी हुई, मान लेते हैं 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का सीधे सीधे 18%, क्योंकि बीटा फैक्टर कितना 18%, तो 18,000 रुपए ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कैपिटल चार्ज आ जाएगा, कैपिटल चार्ज आ जाएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा कैपिटल चार्ज। क्लियर हो गई मेरी बात? देन
एडवांस मेजरमेंट अप्रोच में बैंक अपने इंटरनल मॉडल को इस्तेमाल करता है, जिसमें इंटरनल लॉस डेटा, एक्सटर्नल लॉस डेटा, सिनेरियो एनालिसिस, बिजनेस एनवायरनमेंट, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, कठिन होता है, इसलिए सारे बैंक नहीं अपनाते हैं। जो बड़े लेवल के बैंक हैं वो इसको अपना सकते हैं, लेकिन आरबीआई के अप्रूवल के बाद। अगर आरबीआई यहां पर अप्रूव करता है तब तो ठीक है, अगर आरबीआई अप्रूव नहीं करता है तो आप इसके माध्यम से कोई भी कैपिटल चार्ज मेंटेन नहीं करोगे। ठीक है, ये मोर रिस्क सेंसिटिव होता है बट कॉम्प्लेक्स होता है। रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए आरबीआई से, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये 3 मेजरमेंट अप्रोच हैं जिनके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क के लिए कैपिटल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हो। कॉम्प्लेक्सिटी सबसे आसान है बीआईए, थोड़ा सा टफ हो गया मीडियम, और फिर यहां पर ये सबसे हाई है। रेगुलेटरी अप्रूवल इन दोनों के लिए नहीं चाहिए, दोनों को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यस एएमए के लिए चाहिए। यहां पर 15% है एवरेज ग्रॉस इनकम का, यहां पर ग्रॉस इनकम के साथ में बीटा पर बिजनेस लाइन आ जाता है, हर एक बिजनेस लाइन का बीटा फैक्टर, और यहां पर इंटरनल स्टैटिस्टिकल मॉडल को इस्तेमाल किया जाता है, उसके आधार पर इस रिस्क को निकाला जाएगा, ध्यान रखिएगा यहां पर। तो यही आपके सेशन में। अब दोस्तों मिड मंथ सेल चल रही है, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। इस मिड मंथ सेल में आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल रहे हैं जहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगेन करना क्या, आपको pw.live पे जाना है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, गवर्नमेंट एग्जाम में आप क्लिक करोगे तो जैब और कैब आपको मिल जाएगा, यहीं पर आपको आना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, सारे पैकेजेस मिल जाएंगे, क्योंकि जैब और कैब दोनों के पैकेजेस मिलते हैं। आपको कैब पे फोकस करना है, कैब की तैयारी कर रहे हैं तो। और मिड मंथ सेल में सबसे अच्छे ऑफर चल रहे हैं। महापैक क्या होता है ये मैं आपको एक लाइन में बता दूं। महापैक बेसिकली हमारे पास 2 साल, 1 साल और 6 महीने की वैलिडिटी पे आता है। महापैक जब एक बार आप खरीद लेते हो तो आपको बार बार कोई और बैच परचेज करने की आवश्यकता नहीं होती है। महापैक में सारे बैचेस ऑलरेडी क्या रहते हैं, इंक्लूड रहते हैं, यहां पर ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगेन 69% डिस्काउंट अप्लाइड है, 24,999 का भी ये पड़ेगा आपको, आप परचेज कर सकते हैं। देन सीआईबी का फाउंडेशन बैच भी चल रहा है 2.0, ये भी आपके जून एग्जामिनेशन के लिए है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। और सब्जेक्ट वाइज भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जैसे अगेन फाउंडेशन कोर्स है बीएफएम का, बीआरबीएल का, अगर कुछ आपके सब्जेक्ट क्लियर हैं, कुछ ही आप परचेज करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, हम वहां पर आपको रिप्लाई कर देंगे। तो अगेन ऐसे ही सेशन के साथ जुड़े रहिए, और सेशन कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया करिए। आपका कमेंट हमें मोटिवेशन देता है ऐसे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।